दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम एज में ही कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको हेल्प की जाती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को पॉज करते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठी हुई थी एमपी की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए। यानी कि जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, जिस पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं होंगे, लेकिन ऐसी रिक्रूटमेंट्स जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले, उन पर यह फैसला किस प्रकार से प्रभावी होगा, इसको लेकर के स्टेट ऑफ एमपी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई थी, उस मामले की आज सुनवाई थी। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 24 मिनट मामले की सुनवाई चली है। क्या कुछ हुआ, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जोड़ जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस केस को सुनने के बाद से माननीय कोर्ट ने इस केस के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है 8 अप्रैल 2024 को, यानी आने वाले सोमवार को इस केस को फिर से सुना जाएगा स्पेशल बेंच के द्वारा। ये तो हो गई फाइनल क्या कुछ हुआ उसके बारे में, लेकिन क्या किस दिशा में केस जा रहा है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ें हुई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट पैनल उपस्थित थे, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव को लेकर के बातें चल रही थी, जहां पर माननीय जस्टिस ने वहां पर रोकते हुए ये याद दिलाया कि ये सारी जो भर्तियां थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम चल रही थी। यहां पर ये चीज़ें क्लियर आउट हो गई। उसके बाद से जो अगर आप देखेंगे, जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि जैसा कि पिछली सुनवाई में और कोर्ट ऑर्डर में आपने दो बातें पूछी थी। पहला कि देश में कितने, सभी राज्यों को मिलाकर के और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के कितने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में यानी कि प्राइमरी के शिक्षकों के पद खाली हैं। और दूसरा आपने पूछा था कि क्या जो बीएड ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 से पहले, क्या उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए कोई संस्था अवेलेबल है, और अगर है तो क्या इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है। डीएलएड की एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने कोर्ट को यह अवगत कराया कि हालांकि इस पर कोई भी एफिडेविट सबमिट नहीं किया गया है। उनकी बातों से ये लग रहा था कि जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार से पूछा गया था, केंद्र सरकार ने शायद एफिडेविट सबमिट नहीं किया था कि कितने पद खाली हैं और इस प्रकार की संस्था अवेलेबल है या नहीं, या फिर इनको इक्विवेलेंट किया जा सकता है या नहीं जो सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं। उस पर जो डीएलएड के एडवोकेट थी, उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि भले ही एफिडेविट सबमिट ना हुआ हो, लेकिन आरटीआई जो कि मार्च 2024 में यानी हाल ही में एनसीटी ने जो जवाब दिया है, उसके हिसाब से कोई भी इस प्रकार की संस्था अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि मान लीजिए इस प्रकार की संस्था हो भी जाती है, मान लीजिए हो भी जाती है, तो फिर क्या गारंटी है कि ये जो बीएड कैंडिडेट हैं वह उस 6 माह के ब्रिज कोर्स को क्वालिफाई कर ही लेंगे। पहला उनका सवाल ये था। दूसरा उन्होंने सवाल ये उठाया कि जब तक इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करने के लिए संस्था को अप्रूव किया जाएगा और जब तक ये संस्थाएं चल रही हैं, जितने दिन से ये वर्किंग है, सीधे तौर पर 21A का वायलेशन है। कोर्ट को उन्होंने ये अवगत कराया। उसके बाद से बीएड की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित थे, जिसमें सबसे बड़े चेहरे पीएस पटवालिया सर उपस्थित थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड का पक्ष रख रहे थे श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में। उन्होंने कोर्ट को ये पूरे मामले को समझाने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि दिसंबर 2023 में, ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या बोला, दिसंबर 2023 में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मिनिस्ट्री के द्वारा ये जवाब दिया गया था कि देश भर में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें रिक्त पदों की संख्या 7,20,000 से 24,000 कुछ आंकड़ा उन्होंने बताया था, मतलब 7.25 लाख के आसपास उन्होंने बोला है कि संसद में ये उत्तर दिया गया था कि इतने पद खाली हैं प्राथमिक विद्यालयों में। तो सीधे सा उनका ये बताने का मकसद ये था कि अगर बीएड कैंडिडेट इसमें रहते हैं तो अभी भी डीएलएड कैंडिडेट के लिए सफिशिएंट वैकेंसी है, जो कि आने वाले डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए मौका मिल सकता है। उस पर
जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने उनको कोर्ट को यह अवगत कराया कि यहाँ पर भले पद अवेलेबल हैं, लेकिन जो इस भर्तियों में जो ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी उसमें जो ओवर एज हो रहे होंगे उनको तो मौका नहीं मिलेगा आने वाली भर्तियों में, तो सीधे तौर पर यह वायलेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि जब डीएलएड के एडवोकेट ने यह बोला कि सभी राज्यों की हाई कोर्ट में, जैसे बिहार में, इसके बाद से उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में जब फैसला आ गया, तो फिर मध्य प्रदेश इससे अलग क्यों है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ये मामले को क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसमें मैटर को डिसाइड कर सकती है। उस पर ऑब्जेक्शन करते हुए जो बीएड के एडवोकेट थे श्री पटवालिया सर, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस को ये बताया कि हाई कोर्ट इसमें फैसला दे ही नहीं सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हाई कोर्ट का ये पावर नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो डिफाइन करे। कोर्ट को अवगत कराते हुए श्री पटवालिया सर ने यह कहा, जो बीएड की तरफ से पक्ष रख रहे थे, कि चूंकि जिन भी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है वो इस बात पर डिसीजन दिया है मेरिट और लॉ के बेस पर। मेरिट ये कहती है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है, और लॉ ये कहता है कि जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है वो सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी, यानी वो मानने के लिए हाईकोर्ट बाध्य है। तो यहाँ पर बीएड के एडवोकेट के द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस हिसाब से तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी बीएड के अगेंस्ट में फैसला दे देगी और मध्य प्रदेश से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर यह मैटर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है कि जो पहले ही यानी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले ऑलरेडी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, उनका किस प्रकार से इंपैक्ट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है। हाई कोर्ट तय नहीं कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट केवल मेरिट और लॉ के बेस पर जिस प्रकार से अभी तक राज्यों में फैसले हुए हैं वही फैसला मध्य प्रदेश पर भी लागू हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ उस जजमेंट को लेकर। इसके बाद से जो ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी थे, उन्होंने ये कहा कि देखिए इस सभी चीज़ों से 3 तरह की सिचुएशन उपस्थित हो सकती है। पहला कि जब कोई भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से भी पहले हो गई हो। दूसरा, जब कोई भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद और हमारे जजमेंट के पहले हुई हो। और तीसरा, ऐसी भर्ती जो कि हमारे जजमेंट के बाद हुई हो। तीनों के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। पहली परिस्थिति, जब राजस्थान हाईकोर्ट के पहले ही अगर भर्ती कंप्लीट हो गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, तो उस मामले में अभी तक कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया गया था और उसका लीगल पोजीशन था जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र हो रहे थे। दूसरा सिचुएशन तब बनता है जब 25 नवंबर 2021 यानी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश कर दिया गया और उस समय मामला पेंडिंग था। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग पड़े थे। तो उन भर्तियों को लेकर के स्पेशली ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि पहले जो 25 नवंबर 2021 के पहले जो हो चुकी हैं उन पर तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वो लीगल पोजीशन में था उस समय। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जो 11 अगस्त 2023 के बाद की भर्तियां जो हुई हैं उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लेरिफाई कर चुकी है कि हमारे जजमेंट के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। तो मेन जो टाइम बॉन्ड है वो आप देखेंगे वो 25 नवंबर 2021 और 11 अगस्त 2023 इस टाइम पीरियड के बीच में जो भर्तियां हुई हैं उसी के क्लेरिफिकेशन को लेकर के सारा विवाद मचा हुआ है। वहीं पर जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने इस पूरे मामले को, जैसे मैंने 3 तिथियां आपको बताई कि पहला 25 नवंबर 2021 से पहले, दूसरा 25 नवंबर 2021 के बाद लेकिन 11 अगस्त 2023 के पहले, और तीसरा 11 अगस्त 2023 के बाद। तो डीएलएड के एडवोकेट के द्वारा श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका जो कि बिहार से संबंधित है उस पर 3 ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा जो फैसला दिया गया था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे, उन्होंने ये कहा था कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन चूंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है और क्वैश हो चुका है, तो इसके बाद से जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट जारी किए गए उन सबको इनवैलिडेट किया जाता है। यानी कि उन एडवोकेट के द्वारा कोर्ट को यह बताने की कोशिश की गई कि अनिरुद्ध बोस, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो कि इस स्पेशल बेंच में भी शामिल थे, वो सारी सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन और जो भी एडवर्टीजमेंट है 28 जून 2018 के बाद उसको खुद ही वो इनवैलिडेट कर चुके हैं। तो फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान या फिर किसी भी राज्य का सवाल ही नहीं उठता है। उसके बाद से बहुत सारे इस केस में आईए भी लगे हुए थे, जैसा कि आपको ज्ञात होगा पश्चिम बंगाल से, बिहार से, स्पेशली उत्तर प्रदेश से भी एक मैम उपस्थित थी जो कि शिक्षा मित्र एसोसिएशन के मामले को पक्ष रख रही थी। सीधे तौर पर आप समझिए जो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका है उनके द्वारा एक आईए दाखिल किया गया था जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी उत्तर प्रदेश से एक एडवोकेट मैम वहां पर मामले को रख रही थी। यानी कि जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे वो
श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका के माध्यम से ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये 2018 से ही इनवैलिडेट करने के लिए भगवान कृष्ण जी में बोला गया है। तो ये 2018 यानी जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन से इसको इनवैलिडेट कर दिया जाए। अगर ये होता है तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती भी सीधे तौर पर लपेटे में आ जाएगी। जैसा कि सभी राज्यों के एडवोकेट उपस्थित थे अपने अपने मामले को लेकर के, फिर यहाँ पर ये सवाल उठा कि इतने राज्यों के मामले अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो फिर जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट का जजमेंट ही पढ़ करके सुनाया जब अक्टूबर 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर सभी राज्यों को, सभी स्टेट बोर्ड्स को आमंत्रित किया था कि आप आकर के अपने पक्ष को रख सकते हैं। मध्य प्रदेश की याचिका से भी संबंधित यहां पर मामला उठा कि हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर के आवाज उठाई कि आपने तो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में ऑलरेडी आईए दाखिल करके अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रख चुके हैं, जहां से आपका मामला ऑलरेडी निस्तारित हो चुका है, तब आप हाईकोर्ट में क्यों आ रहे हैं। इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों के मामले तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, क्योंकि 2022 में सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया था। फिर आपने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? क्योंकि बहुत सारे राज्यों के एडवोकेट, स्पेशली पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के एडवोकेट वहां पर उपस्थित थे जो कि कह रहे थे कि हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह रिटन फॉर्म में आया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया था। वहां पर उस समय कुछ राज्य वहां पर उपस्थित भी हुए थे, लेकिन सभी राज्यों के एडवोकेट वहां पर उपस्थित नहीं हुए थे। अब यही मामला फिर से प्रकाश में आ रहा है। जैसे आप श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका देखेंगे चाहे बिहार से, इसके अलावा श्री भगवान कृष्ण जी की याचिका देखेंगे, इसके अलावा स्टेट ऑफ बिहार की याचिका देखेंगे जो स्पेशली 7वें चरण से शिक्षक भर्ती से संबंधित था, उसमें यही मामला उठ रहा था। स्टेट ऑफ बिहार ये कह रही थी कि हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अक्टूबर में सभी राज्यों को आमंत्रित किया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। वही बात डीएलएड के एडवोकेट ने उस कोर्ट जजमेंट को पढ़ करके सुनाया, कोर्ट ऑर्डर को पढ़ करके सुनाया जो इंटरिम ऑर्डर था, कि आपने ऑलरेडी सभी राज्यों को मौका दे दिया है अपना पक्ष रखने के लिए, अब उस समय नहीं आए तो ये उनकी गलती है। अब मामला ऐसे जगह पर जाकर के फंसा कि जहां पर पश्चिम बंगाल के भी एडवोकेट उपस्थित थे, उत्तर प्रदेश के स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शिक्षा मित्र एसोसिएशन है उनकी तरफ से भी एडवोकेट उपस्थित थे, बिहार से भी एडवोकेट उपस्थित थे, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से भी एडवोकेट उपस्थित थे, इसके अलावा अन्य राज्यों के भी आईए दाखिल करके उपस्थित थे। तो पूरा एक खिचड़ी बन गया। पूरा मामला जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था कि इस क्लेरिफिकेशन को लेकर के सभी राज्यों के एडवोकेट अपने अपने मामले को लेकर के आईए के मामले में बहस करना चाहते थे। इस वजह से खिचड़ी बन रहा था। धीरे धीरे इन सबको देखते हुए एक नई डेट दे दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार दिनांक 8 अप्रैल 2024 को होने जा रही है। सोमवार के दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर से स्पेशल बेंच बैठेगी इस मामले को डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से आप कह लीजिए, पतली लकीर खींचेगा उन भर्तियों के लिए जो कि 11 अगस्त के जजमेंट से पहले और 25 नवंबर 2021 यानी जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भर्तियां हुई हैं। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यकीन मानिए आज 50-50 का गेम था, किसी की भी तरफ पलड़ा भारी हो सकता है। यहाँ पर जिस प्रकार से डीएलएड के एडवोकेट ने पक्ष रखा या फिर बीएड के एडवोकेट श्री पीएस पटवालिया सर ने अपना पक्ष रखा, उससे यही बातें क्लियर हो रही हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार अपना हलफनामा शायद नहीं दाखिल की है, क्योंकि अगर हलफनामा दाखिल होता तो पीएस पटवालिया सर संसद में दिए गए जवाब का जिक्र नहीं करते, बल्कि केंद्र सरकार के उस हलफनामा के आधार पर बताते कि इतने पद खाली हैं। इसके अलावा जो डीएलएड की तरफ से एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम उपस्थित थी, वो नहीं कहती कि आरटीआई से ये खुलासा हुआ, बल्कि वो डायरेक्टली ये कहती कि यूनियन ऑफ इंडिया का ये हलफनामा से ये खुलासा हो रहा है कि इस प्रकार का कोई संस्था नहीं है जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराए। तो यहां पर अब केंद्र सरकार को भी गंभीर लेना होगा इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक अपना आंसर काउंटर फाइल नहीं करेगी, इसी प्रकार से डेट पर डेट चीजें मिलती रहेंगी। तो अब इस मामले को लेकर के बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। 2018 से ये बहुत ऑलरेडी मामला खींच चुका है। अब जो भी कैंडिडेट है बीएड वाले या फिर डीएलएड वाले, वो बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल चुके हैं, या तो अब किसी के पक्ष में है या फिर किसी के अगेंस्ट में है, लेकिन एटलीस्ट फैसला हो। क्योंकि ये मामला सभी राज्यों में, अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो 2018 में दिसंबर में वैकेंसी आई थी, 2019 से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जो कि श्री राम शरण मौर्य वाला मामला 2020 में निस्तारित हुआ। उसके बाद से राजस्थान में मामला गया, पश्चिम बंगाल में मामला गया, बिहार में मामला गया, सभी राज्यों में मामले हाईकोर्ट में चले गए और हाईकोर्ट पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट ने इस पर
डिसीजन दिया कि ये जो नियम था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसे इलीगल घोषित करते हुए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए उसे क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। जिसके बाद से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से क्लैरिफिकेशन को लेकर के ये मामला अभी तक लंबा खींचा जा रहा है और अगर केंद्र सरकार अपना हलफनामा नहीं दायर करती है तो इसी प्रकार से लंबा और खींचता रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।